ऑफ रिटर्न के लिए पेनल्टी। रिटर्न आपको कब तक फाइल करना है? 30 जून अगले साल का, या फिर एओ ने बोला तो 30 दिन के अंदर अंदर, बट आपने नहीं किया तो आपने नहीं किया तो उसमें हर दिन का 100 रुपए का पेनल्टी लग जाएगा, 100 रुपए का पेनल्टी लगेगा। अब एक बात समझना, अगर आपकी इंटीमेशन आई और उसमें कुछ आपको पेनल्टी वेनल्टी मारा है और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, और सबसे पहली अपील होती है सीआईटी अपील। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, सेक्शन 174 फाइनेंस एक्ट 2016 की है। क्या बोला है? अपील टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। यहां सीआईटी अपील में जाएंगे कब? एन एसएससी और ई कॉमर्स ऑपरेटर काट लीजिए। इफ एसएससी इज अग्रीव बाय ऑर्डर ऑफ इंपोजिंग पेनल्टी, आप में अगर कोई पेनल्टी लगा दी और वो पेनल्टी से आप सेटिस्फाइड नहीं है, मे अपील टू सीआईटी अपील इन द फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 रहेगा, उसमें सीआईटी अपील में जाना पड़ेगा, along with the fees of 1000 within the period of 30 days from the receipt of order of the AO। तो AO ने जो पेनल्टी मारी, पेनल्टी का ऑर्डर आया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सीआईटी अपील में जाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, सीआईटी अपील कैसे फाइल करनी है, उसके लिए जो प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में हम सीखेंगे वो यहां पे लग जाएंगे। जो इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन सीखेंगे वो अपन लग जाएंगे। अब देखो सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आईटेट में जा सकते हो। तो आईटेट में जाने के लिए अगला पॉइंट है, देखिए क्या दे रखा है, एनएसएससी ई कॉमर्स ऑपरेटर को काट लीजिए, इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द सीआईटी अपील मे अपील टू द आईटेट इन द फॉर्म नंबर 4 along with the fees of 1000 against such order। CIT may, if he object to any order passed by CIT appeal, direct the AO to appeal to ITET against such order। अब एक बात समझना, इसमें डिपार्टमेंट भी जा सकता है ITET में और एसएससी भी जा सकता है। अगर सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया और सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया, अगर एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है तो एसएससी अपील में जाएगा, अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो डिपार्टमेंट आईटेट अपील में जा सकता है करके, ठीक है। अपील शैल बी फाइल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर रिसीव्ड बाय एसएससी और बाय सीआईटी। ये सीआईटी अपील नहीं है, ये सीआईटी एडमिन होता है। ये कौन होता है अपन इनकम अभी पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद करके, ठीक है, 1-2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा सीआईटी क्या होता है और सीआईटी अपील क्या होता है करके, ठीक है। तो आप ये समझिए कि देखिए अपन ने 2 चीजें पढ़ी अपील की। अगर मान लो आप पे एओ ने पेनल्टी मार दी, पेनल्टी किस लिए मारी? जैसे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा था उसके लिए, या लेट जमा कराया उसके लिए, या आपने रिटर्न लेट फाइल किया उसके लिए, अगर पेनल्टी मारी और वो पेनल्टी ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो जैसे ही ऑर्डर मिला 30 डेज के अंदर अंदर आप चले जाइए कहां पे? सीआईटी अपील में। 1000 रुपए का फीस लगेगा सीआईटी अपील में, और सीआईटी अपील का ऑर्डर आ गया, उसके बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो भैया आप कहां जा सकते हो? आईटेट में जा सकते हो, या डिपार्टमेंट भी आईटेट में जा सकता है करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट। इन्होंने बोला कि अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया इस लॉ में, कहीं पे भी कोई झूठा झूठा बोला, फॉल्स स्टेटमेंट दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है ना आपको 3 साल की जेल हो सकती है। तो देखिए, if a person makes the false statement in any verification or deliver an account or statement which is a false and which he either know or believe to be false, उसको पता है ये false है, does not believe to be true, he shall be punishable with the imprisonment of the terms which may be extend to 3 साल and with the fine। तो बेटा अगर आपने कहीं झूठा झूठा बोला, गलत बोला, तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब एक बात बताओ, अगर इक्वलाइजेशन लेवी कट गया है तो फेसबुक के लिए क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो। अगर इक्वलाइजेशन लेवी कट गया है तो फेसबुक को वापस से 6% टैक्स नहीं भरना इंडिया में, क्योंकि उसका इक्वलाइजेशन लेवी ऑलरेडी गया है, तो फेसबुक को इंडिया में टैक्स नहीं भरना है, इंडिया में उसको 6% टैक्स नहीं भरना। तो देखिए क्या दे रखा है, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड सर्विस, और के बाद वाला पॉइंट काट लीजिए, और के बाद वाला पॉइंट है वो आप यहां तक काट लीजिए, और का बाद और से लेके और आप यहां तक पॉइंट को काट लीजिए। तो क्या लैंग्वेज है? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विस जो कि चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी है अंडर दिस चैप्टर शैल बी एग्जेम्प्ट। तो फेसबुक को वापस उस पर कोई टैक्स नहीं भरना अगर उस पर इक्वलाइजेशन लेवी कट चुका है तो। एंड लास्ट सेक्शन ये बोलती है गाइस कि अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, कब तक पता है? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका 100% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। आपको पता है ऐसा मैंने एक वो बड़ा क्वेश्चन कराया था, मास्टर क्वेश्चन, उसमें एक पॉइंट आया था। और ये जो सेक्शन होती है, आपको पता है मैंने वहां पे आपको पीजीबीपी में सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 तो पढ़ाया था, जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं। उसके बाद मैंने 1A भी पढ़ाया था, बट मैंने 1B नहीं पढ़ाया था। 1B मैंने बोला था इक्वलाइजेशन लेवी के साथ पढ़ाऊंगा, तो ये सेक्शन 40 क्लॉज A 1B है।
ये क्या बोलता है कि अगर आप कोई कंसिडरेशन नॉन रेजिडेंट को पे करते हैं जिसपे इक्वलाइजेशन लेवी काटना था और आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, या फिर आपने डिडक्ट किया बट गवर्नमेंट को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो बेटा आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ना, वो 100% करंट ईयर में डिसअलाउड हो जाएगा, और जिस ईयर में आप जमा कराओगे उस ईयर में वापस से आपको वो खर्चा है वो अलाउ हो जाएगा। दिस इज अबाउट द इक्वलाइजेशन लेवी। अब एक चीज समझना, जो ये इक्वलाइजेशन लेवी अपन ने पढ़ा है ना, ये पूरा इस एक चार्ट में आ जाएगा। ये पूरा आपने जो पढ़ा है ना, उसको कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो भी चलेगा, ये अगर एक चार्ट आपने पढ़ लिया ना, इसमें आपका पूरा इक्वलाइजेशन लेवी है वो आ जाएगा। और अगले पेज पे जो चार्ट दे रखा है उसको काटना है, अगले पेज पे जो चार्ट दे रखा है उसको आपको काटना है, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है करके, ठीक है। तो देखिए, अगर इस चार्ट को मैं रिवाइज कराऊं तो देखिए क्या होगा। इक्वलाइजेशन लेवी कहां लग रहा है? इक्वलाइजेशन लेवी ऑन द स्पेसिफाइड सर्विस, दैट इज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। 6% of amount of consideration received or receivable for the specified service। specified service मतलब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या फिर प्रोविजन ऑफ द डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और भी कोई नोटिफाई करती है तो अभी तक के लिए आप याद रखिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। अब ये सर्विस कौन दे रहा है? ये सर्विस दे रहा है बाय अ नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग पी इन इंडिया, फेसबुक, और प्रोवाइडिंग सर्विस नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विथ हिज पी, या फिर उसका पी है लेकिन पी सर्विस नहीं दे रही। अगर पी ने सर्विस दे दिया, फेसबुक का पी इंडिया में है और उसने सर्विस दे दिया, तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा, उस पर इनकम टैक्स आएगा। अब आगे क्या दे रखा है? सर्विस किसको दे रहा है? ये पैसा रिसीव हो रहा है, इसको किससे हो रहा है? फ्रॉम अ रेजिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, या फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट हैविंग पी इन इंडिया, गोडैडी से। तो कितना इक्वलाइजेशन लेवी काटना है, कैसे आएगा देखना। Does the aggregate amount of such consideration received or receivable by for specified service by NR exceed 1 lakh in the previous year? Answer is yes. अगर 1 लाख से कम है तो इक्वलाइजेशन लेवी नॉट अट्रैक्टेड, 1 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा? तो इक्वलाइजेशन लेवी इज अट्रैक्टेड। इक्वलाइजेशन लेवी कौन काटेगा? तो इक्वलाइजेशन लेवी 6% इज डिडक्टेबल फ्रॉम द कंसिडरेशन पेड और पेबल फॉर स्पेसिफाइड सर्विस बाय रेजिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया और एनआर इज हैविंग पी इन इंडिया। तो यहां इक्वलाइजेशन लेवी कौन काटेगा? बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड या गोडैडी। अब एक बात समझना, रेमिटेंस कब तक करना है? इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड ड्यूरिंग एनी मंथ टू बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख तक। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिटेक्ट इक्वलाइजेशन लेवी क्या होगा? अगर आपने नहीं काटा तो क्या होगा? The person liable to deduct equalization levy has to, in any case, pay the equalization levy to the credit to the central government by the 7th of the next month। आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा equalization levy। Simple interest 1% per month और part of the month is attracted for the period of delay in the remittance। जितना लेट जमा कराओगे आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट 8 तारीख से लगेगा, क्योंकि 7 तारीख तक जमा कराना था, नहीं किया तो 8 तारीख से इंटरेस्ट लगेगा। एंड पेनल्टी कितनी लगेगी? इक्वलाइजेशन लेवी जितना डिडक्टेबल था उतना का उतना पेनल्टी लगेगा। और अगर जितना रेमिट आप लेट करोगे उसमें 1000 रुपया पर डे का आपको पेनल्टी और लगेगा करके, ठीक है। डन, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में आने का चांस कितना है? 3 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन, 4 मार्क का आ सकता है, या फिर यहां पे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक आधा एडजस्टमेंट आ सकता है बड़े क्वेश्चन में, बाकी इससे रिलेटेड नहीं आएगा। ये जो अपील है और इससे रिलेटेड आपका नहीं आएगा। आपको सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, तो आ जाइए आप अपने वॉल्यूम 2 के कंपाइलर पे। अब कंपाइलर में कुछ क्वेश्चन भी हटाने पड़ेंगे ना भाई, कंपाइलर में कुछ क्वेश्चन भी तो हटाने पड़ेंगे। मैंने तो बहुत बढ़िया बना के क्वेश्चन ऐसे दिए थे कि भाई साहब क्या, चलो यार जुलाई तक तो है ये टॉपिक, ऐसा मान के और मैंने तो दिए थे, बट क्या बोले यार, मैंने तो ऐसे जुलाई से पहले वगैरह ऐसा मतलब एकदम सेट करके दिया था, पता है तुमको क्वेश्चन वगैरह, बट क्या बोले भाई, क्या बोले। देखो मैंने ऐसे सब दिया था कि देखो अप्रैल से लेके जुलाई तक की सर्विस दी है, बट क्या बोले एप्लीकेबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर है तो उसको कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को कट कर दीजिए, बस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 डन। सही है। डन। तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन बच गए मैं बता रहा हूं जो आपको करने हैं। 6, 4, 2 एंड 1। तो 1, 2, 4 एंड 6, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। चलो करो अभी। चलो अभी देखो, फटाफट देखो एक बार। चलिए, कल क्लास है क्या? कल का लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। क्या रहेगा मतलब छोटा कोई टॉपिक दूंगा, डोंट वरी। कल का लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा। अच्छा, किसी ने बोला कि सर इक्वलाइजेशन लेवी का क्रेडिट क्या फेसबुक को मिलेगा? आंसर इज नो। देखिए, फेसबुक तो इंडिया में रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा ना। फेसबुक का इंडिया में पी ही नहीं है, तो पी ही नहीं है तो वो रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा, टैक्स ही नहीं भरेगा, तो काय का क्रेडिट? कोई क्रेडिट नहीं उसको, कोई क्रेडिट नहीं। चलिए, हाँ कल लाइव भी चलेगा और एज वेल एज द आपका वो भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर करिए फटाफट। देखो, क्वेश्चन नंबर मैं ही करा देता हूं, मैं आपको 2 मिनट में सब क्वेश्चन करा लूंगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखिए क्या दे रखा है। ABC Limited is Indian company carrying on business of the manufacture and sale of the teak wood furniture under the brand name of the Pure Wood। तो इंडिया का एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। वो क्या कर रही है? टिक वुड बनकर फर्नीचर बनाती है प्योर वुड के नाम से। In order to expand its overseas sales and support, it launched a massive advertisement campaign। इन्होंने massive advertisement campaign है वो लॉन्च किया है of its product for the purpose of online advertisement is utilize the service of the PQR Limited, a London based company। एक लंदन का कंपनी है PQR Limited, उससे एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहा है। And during the previous year 2024-25, ABC Limited paid 5 lakh to the PQR INC for such services। उससे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली PQR Limited जो लंदन का कंपनी है। Discuss the tax implication and TDS implication of such payment and receipt in hands of the ABC Limited and PQR INC respectively। If PQR INC has no permanent establishment in India and PQR INC has a permanent establishment in India। अब एक बात समझो, PQR जो फॉरेन का कंपनी है, एग्जांपल के लिए PQR फेसबुक वाला। अब एक बात समझो, PQR का इंडिया में पी नहीं है तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। अगर उसका पी है इंडिया में तो भैया नॉर्मल टीडीएस आएगा। अगर मान लो उनका इंडिया में पी है तो फिर नॉर्मल टीडीएस आएगा, उनको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि भाई ये पहले तो पूरा जो है रामायण दे रखी है कि इस एक्ट से ये इक्वलाइजेशन लेवी लाया जो 6% की रेट से लगेगा। सीधा अपन क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं जो मेन कंसेप्ट है। देखिए क्या दे रखा है। PQR INC हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। 5 लाख रुपए का सर्विस है तो 5 लाख ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए उनका टीडीएस इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे 6%, तो 30,000 का आ जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है। In this case, ABC Limited is required to deduct equalization levy at the rate 6%, 30,000 of 5 lakh, being the amount paid towards online advertisement service provided by PQR Limited, a non-resident having no permanent establishment in India, and non-deduction of equalization levy would attract the disallowance 100%। disallowed होगा अगर equalization levy नहीं काटा तो। अब क्या होगा, अगर उनका मान लो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो वो ऐसे भी टैक्सेबल है और उस पर टीडीएस कटेगा फिर करके 195 में। तो देखिए क्या दे रखा है। Equalization levy would not be attracted where non-resident service provider in this case has a permanent establishment in India। Therefore, the ABC Limited is not required to deduct the equalization levy on the 5 lakh, being the amount paid towards the online advertisement service to PQR INC in this case, and however, tax has to be deducted by ABC Limited at the rate in force under section 195। भाई वो जिस रेट से उसके लिए टैक्सेबल होगा उस रेट से फिर हम टीडीएस काटेंगे करके, ठीक है। एंड नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस है तो आपका 100% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा अंडर द हेड पीजीपीपी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल है कि निकानू लिमिटेड इंडियन कंपनी involved in manufacturing and trading of the cotton garments under the brand name of the Picot in order to expand its export sale. It launched the massive publicity campaign overseas market, and for the purpose of the online advertisement it's hired a Sky INC,
A New York based company which has no permanent establishment in India and paid 10 lakh for its service in the previous year 24-25। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना है और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने एक स्काई आईएनसी, एक न्यूयॉर्क का कंपनी है, उसको पेमेंट कर रहे हैं, जिसका इंडिया में कोई पीई नहीं है, उसको 10 लाख का पेमेंट किया। आपको टैक्स या टीडीएस इंप्लीकेशन बतानी है, टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि एक बात बताइए, यहां इक्वलाइजेशन लेवी आएगा, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पीई नहीं है, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो, 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा, तो 10 लाख पे 6% की रेट से 60,000 का इक्वलाइजेशन लेवी आ जाएगा। एंड गाइस, आगे वाले के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट है, आगे वाले को कोई भी टैक्स नहीं भरना है इंडिया में जब इक्वलाइजेशन लेवी कट गया। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो अभी हट गया है। आगे क्या दे रखा है देखिए, सन लिमिटेड इज इंडियन कंपनी, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ द कारपेट्स टू एक्सपांड इट्स इंटरनेशनल सेल। हर जगह यही है कि फॉरेन में सेल बढ़ाने चाहते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, टू एक्सपांड इट्स इंटरनेशनल सेल it hired the service of London based company that is Shine Inc for the online advertisement. Shine Inc has no permanent establishment in India and during the previous year 23-24 Sun Limited paid 5 lakh to the Shine Inc for the service and deducted the equalization levy on so and so date. इस डेट को equalization levy deduct कर दिया and credited to the account of the central government on the 15 अप्रैल 2024 को जमा कराया। देखो 15 मार्च को किया था तो जमा कराना चाहिए था 7 अप्रैल तक, बट जमा कब कराया, 15 अप्रैल 2024 को कराया। तो सबसे पहले आपको पूछा क्या है, कंप्यूट इंटरेस्ट लेविएबल टू सन लिमिटेड ऑन द डिले पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। एंड गाइस, दूसरा आपका व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच पेनल्टी कैन नॉट बी इंपोज्ड, अगर मान लो पेनल्टी कौन से केसेस में नहीं लग सकती, ये पूछा है। And Sun Limited is aggrieved by the order imposing penalty. What is the time limit for filing of appeal against the order of assessing officer imposing the penalty? तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पहला आपको इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट कितना लगेगा करके, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि भाई साहब यहां पे आपको जो है वो इंटरेस्ट बताना है। दूसरी चीज आपको यह बतानी है कि इस पे पेनल्टी कितनी लगेगी और पेनल्टी कब नहीं लग सकती। तीसरे पॉइंट में यह बताना है कि अगर पेनल्टी से वो अग्रीव्ड है तो सीआईटी अपील में जा सकता है या नहीं, ये पूछा है। तो देखिए, पहला इंटरेस्ट फॉर डिले रेमिटेंस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। नाउ गाइस, इक्वलाइजेशन लेवी 6% आपको 5 लाख पे 30,000 का इक्वलाइजेशन लेवी है। इक्वलाइजेशन लेवी 15 मार्च को काटा तो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है, बट आपने 15 को कराया तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। टीडीएस होता तो 2 महीने का लग जाता क्योंकि टीडीएस में वो कैलेंडर मंथ काउंट करते हैं, बट यहां पे तो कैसा है ना, यहां तो बेटा 8 तारीख से इंटरेस्ट लगेगा, 7 तक जमा कराना था तो आपको 8 अप्रैल 2024 से लेके और 15 को जमा कराया तो 15 अप्रैल 2024 तक, और यहां पे ये दिन है 7-8 दिन है करके, ठीक है। तो कुल मिला के पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, However, in this case, Sun Limited remitted the same on 15th of April 2024. Delay is 8 days. Since interest is 1% leviable per month और part of the month, तो 1% इंटरेस्ट 30,000 पे 300 रुपया लग जाएगा। पेनल्टी कितना लगेगा करके, ठीक है। तो देखिए पेनल्टी कौन कौन से केसेस में नहीं लगेगा, इन्होंने ये बोला है। सर्कमस्टेंसेज अंडर विच पेनल्टी कैन नॉट बी इंपोज्ड, अगर कोई रीजनेबल कॉज है और रीजनेबल कॉज की वजह से डिले हुआ है तो बेटा पेनल्टी नहीं लगेगा, नहीं तो 1,000 रुपया पर डे का पेनल्टी लगेगा जितना लेट जमा कराओगे। नो पेनल्टी फॉर डिडक्ट और पे इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी इंपोज इफ सन लिमिटेड प्रूव दैट के सेटिस्फेक्शन टू द एओ को सेटिस्फाइड करना है दैट देयर वाज अ रीजनेबल कॉज फॉर दैट फेलियर। And further, no order imposing a penalty shall be made unless Sun Limited has given the reasonable of opportunity of being heard। देना पड़ेगा। टाइम लिमिट टू फाइलिंग अपील जो है सीआईटी अपील को आपको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। पेनल्टी का ऑर्डर आया 30 दिन के अंदर अंदर सीआईटी अपील में आप चले जाइए करके, सब जगह सीआईटी अपील का टाइम 30 दिन ही होता है, इनकम टैक्स में भी वही होता है। 5वां क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए है, बट भैया इसको आप घर पे जाके होमवर्क में करके जाइए, सब मैं क्यों कराऊं करके, ठीक है, कुछ होमवर्क में करके जाइए। प्रीवियस ईयर 24-25 आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 5 क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है अभी, ठीक है, एंड 3। चलिए डन, चलिए जिनको जाना है वो चले जाइए, ऑल पीपल डन, जिसको जाना है चले जाइए। अब मैं सिर्फ डाउट लूंगा, दैट इज रिलेटेड टू द डीटीडब्ल्यू की डाउट। अरे हिरवे राजस्व वो इनकम टैक्स में अलग है, प्लीज, इनकम टैक्स में आईटेट है वो अलग है।
प्रकाश बोल रहा है कि सर, प्रकाश मीत वो बोल रहा है कि 194C क्यों नहीं आएगा एडवर्टाइजमेंट पे? अरे वो रेजिडेंट के लिए आता था ना, ये रेजिडेंट थोड़ी है, ये तो नॉन रेजिडेंट है ना, तो नॉन रेजिडेंट के लिए वो क्यों आएगा? अच्छा, सानू सिंह बोल रहा है लेट्स से फर्स्ट टाइम की कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहे हैं एंड वी डोंट नो 1 लाख एक्सीड होगा या नहीं होगा, तो पहले वाले पे मत काटिए ना, जैसे आपने पहले 50,000 का पेमेंट किया मत काटिए, बट उसके बाद जैसे ही 1 लाख के ऊपर गया तब आपको काटना है और फिर वहीं से इंटरेस्ट लगेगा, आपको पहले वाले पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। डाउट ओपन मोड में मिलेगा, डाउट वाला सेशन है वो ओपन मोड में मिलेगा, तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, डाउट ओपन मोड में मिलेगा, जिसको जाना है वो चले जाइए। क्वेश्चन बताइए मुझे फटाफट। DTAA के डाउट कौन कौन से बताओ, पेज नंबर और क्वेश्चन बोलो। पेज नंबर एंड क्वेश्चन बोलो। कल का क्लास है, कल का क्लास रिकॉर्डेड है, बट आपका क्लास है। क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है DTAA। चलो, DTAA में क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है। हाँ चलो, DTAA के डाउट लेंगे अपन, बाकी नहीं लेंगे आज, ट्रांसफर प्राइसिंग के नहीं लेंगे, सिर्फ DTAA के लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 17 में डाउट है, चलो मैं बताता हूं। क्वेश्चन 7, अच्छा वो एक क्वेश्चन यार TDS में था जिसमें वो चेंज कराना था, वो मैं कराता हूं कल। इसमें वो था ना, वो क्या 115 BAC वाले का वो रिबेट मिलना चाहिए, वो वाला। हाँ देखिए, मिस्टर चेतन इज अ इंडियन सिटीजन, एज 51 ईयर्स है उसकी, लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2021 टू सेटल इन कंट्री वाई, बट owing to some personal unavoidable circumstances he returned back to India permanently on the 1st June 2024 को वो इंडिया आ गया। He has a residential property in country Y from which he has earned the income of 25,000 for the year earned till 31st March 2025। तो उसका एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उससे उसको इनकम हो रही है, वो $25,000 की हो रही है, $25,000 की हो रही है। ही इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ द $8,000 एंड ऑन द बैलेंस इनकम ही पेड द टैक्स एट द रेट 20% इन द कंट्री वाई। तो कंट्री वाई में जो टैक्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है पता है? वहां स्लैब रेट से लग रहा है। क्या आपकी इनकम 25,000 की है, 25,000 में से $8,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और 8,000 के ऊपर वाले पे आपको 20% की रेट से टैक्स लगेगा। ये फॉरेन में ऐसे टैक्स लग रहा है करके, ठीक है। द टैक्स वॉज पेड ऑन द 10th May 2025 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट इन इंडिया। उसने फॉरेन में टैक्स है वो 10th May 2025 को भरा है। हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया इज 5 लाख। He also received dividend amounting 1,25,000 from the Indian company and interest of 11,500 on the saving bank account with the SBI during the year। एक चीज समझना, आपको अगर याद रहेगा तो मैंने ना आपको एक बार ये वर्ड बोला था कि कभी भी आपको ये दिखे ना कि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड दिखता है तो हमेशा ध्यान रखना रिसीव्ड या दे रखा है क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो हमेशा ध्यान रखना ये माना जाएगा कि ये नेट ऑफ TDS है। ये माना जाएगा कि ये आपका नेट ऑफ TDS है। तो अगर ऐसा दे रखा है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड और क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो ये नेट ऑफ TDS है, तो इसको आपको ग्रॉस अप करना रहेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां पे ये आपने डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से दे रखा है 1,25,000, तो ये डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, मतलब ये नेट ऑफ TDS है। तो आप क्या करोगे, ये जो 1,25,000 है ये माना जाएगा कि ये 90% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा, और वो आपका डिविडेंड का इनकम बन जाएगा करके, ठीक है, वो आपका डिविडेंड का इनकम बन जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में है क्या, कंप्यूट द नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ चेतन इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज नो DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वाई। DTAA नहीं है। अब एक बात बताओ, DTAA नहीं है तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि भाई साहब इंडिया की इनकम फॉरेन की इनकम दोनों ले लो।
पहले जब आप टैक्सेबल करोगे तो टैक्सेबल करते टाइम क्या करना है, जैसे फॉरेन की इनकम हमने ले ली, अब फॉरेन की इनकम में सर अपने को एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने क्या बताया था वहां पे, पता है एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था कि फॉरेन एक्सचेंज वाला जो रेट कौन सा लेना है, उसमें यह था सैलरी के केस में, सैलरी के केस में, और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के केस में, डिविडेंड के केस में, एंड अगर नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है उसके केस में लास्ट महीने की लास्ट डेट का टीटीबीआर ले लो। लेकिन बाकी जो इनकम है, कैपिटल गेन के केस में भी वैसा ही लेते थे, लास्ट मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर, बट बाकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के केस में आपको क्या करना है कि ईयर के लास्ट डेट का टीटीबीआर लो। तो प्रीवियस ईयर 24-25 का लास्ट डेट जो है वो प्रीवियस ईयर 24-25 का हमारा जो लास्ट डेट है दैट इज द 31 मार्च 2025, और इस डेट का टीटीबीआर 75 रुपया दे रखा है। तो मुझे जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसको 75 रुपए से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। अब ये रेंट दे रखा है तो उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, ये तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फॉरेन से हो गई। उसके बाद में ये इंडिया की इनकम है, ये तुम्हारा जो डिविडेंड मैंने आपको ग्रॉसअप करके बताया, सेविंग बैंक पे टीडीएस आता ही नहीं है, तो ये तुम्हारी जो है इंडिया की इनकम है। अब एक बात समझो, इंडिया यहां आपने डिडक्शन ले लिया करके एटीटीटीए का। अब देखो इंडिया का टैक्स रेट आपने निकालना आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब फॉरेन का टैक्स रेट कैसे निकाला है, वो स्लैब रेट से निकाला है। क्योंकि फॉरेन का टैक्स रेट स्लैब रेट से क्यों निकाला, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि फॉरेन में टैक्स कैसे लग रहा है। तो फॉरेन में टैक्स कैसे लग रहा है, देखो फॉरेन में $25,000 है और उस पे जो टैक्स लगा है उसमें क्या बोला है, $8,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पे लगेगा। तो एक बात बताओ, वहां की स्लैब रेट दे रखी ऐसे है कि देखो $8,000 पे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा। उसके बाद तुम्हारा $8,000 से लेके और $25,000 है, वहां तक टैक्स लगा है, वो 20% लगा है। तो आप मुझे बताइए ना, यहां पे आपके $17,000 पे 20% की रेट से टैक्स लगा, तो $17,000 पे आपका 20% की रेट से टैक्स लगा, 3,400 आ गया। तो $3,400 जो लगा है वो 25,000 की इनकम पे लगा है ना, तो वहां की टैक्स रेट क्या आ गई, तो वहां की टैक्स रेट आपकी आ गई 13.6%। तो आपको रिबेट जो मिलेगा वो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट, या फिर आपका जो देखो इनकम तो 25,000 है ना, तो 25,000 पे टैक्स लगा है वो $3,400 लगा है। तो 25,000 पे जो टैक्स लगा है वो $3,400 लगा है, तो $3,400 डिवाइड बाय 25,000, तो 13.6% फॉरेन का टैक्स रेट आया। क्या दिक्कत है इसमें ज्योति, क्या दिक्कत है? इनकम तो 25,000 है ना बेटा, टैक्स वहां पे स्लैब रेट से लगता है, तो अपन क्या करते हैं, स्लैब रेट से जो टैक्स आया डिवाइड बाय टोटल इनकम कितना है वहां का। चलिए और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मिस्टर रितेश इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 42 ईयर्स, रिसीव द फॉलोइंग सम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया ये वाला है, रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन 7,80,000, टैक्स रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एन इज अ 10%, और टैक्स डिडक्टेड 78,000, वहां पे डिडक्ट हुआ है 78,000, ठीक है। लेकिन वो तो अगर मान लो ये किसी का डाउट है, रितिका वो इंडिया में टीडीएस थोड़ी डिडक्ट हुआ है, वो तो फॉरेन में हुआ है ना। तो आप जो पूछना चाहती हो शायद आपका डाउट उससे रिलेटेड तो नहीं है। आप ये बोल रही हो कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फिर वो वाली डेट क्यों नहीं ले रहे जिस दिन टीडीएस, नहीं ना, वो तो तब होता जब अगर इंडिया में टीडीएस डिडक्ट हुआ होता। चलिए चलो आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, आगे देखते। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई, $9,500 का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इनकम इज ड्यू ऑन द 1/4/2025। टैक्स डिडक्टेड 21 फेब 2025 को कटा है। यूएस में 950 रेट ऑफ टैक्स है वो 10% है। एग्रीकल्चर इनकम कंट्री वाई का 1,09,000 है। आपसे पूछा क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एज पर डीटीडब्ल्यूए बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एन द रॉयल्टी विल ओनली बी टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट। तो जो रॉयल्टी का इनकम है ना, वो रॉयल्टी का इनकम सिर्फ सोर्स कंट्री में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब कंट्री एन में टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि डीटीडब्ल्यूए में ये लिखा हुआ है। As per the DTAA between India and country N, the royalty will only be taxable in the source state। तो सिर्फ सोर्स स्टेट में टैक्सेबल होगा, तो कंट्री एन में टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा करके, तो छोड़ दीजिए उसको, इंडिया में टैक्सेबल मत करिए। दूसरा,
एज पर द DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वाई इंटरेस्ट कैन बी टैक्स इन बोथ द स्टेट, दोनों स्टेट में टैक्सेबल होगा, वहां भी टैक्सेबल होगा, यहां भी टैक्सेबल होगा। एंड टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल इन द रेजिडेंट स्टेट। तो जो आपने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, वो रेसिडेंस स्टेट में क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो रेसिडेंस स्टेट में उसका क्रेडिट मिलेगा। चलिए आगे क्या दे रखा है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन कंट्री एम एंड इंडिया डज नॉट हैव अ DTAA विद कंट्री एम। अब एक बात बताओ, एग्रीकल्चर इनकम जब एग्जेम्प्ट है उस कंट्री में तो बेटा डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं, तो इस पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा, तो सेक्शन 91 का रिबेट नहीं मिलेगा। 91 का रिबेट तब मिलता है जब दोनों जगह टैक्सेबल हुआ है, अगर दोनों जगह टैक्सेबल हुआ है तो हम रिबेट देंगे ना, जब वहां पे टैक्सेबल ही नहीं हुआ तो हम काई का रिबेट देंगे, कुछ भी रिबेट नहीं देंगे करके, ठीक है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट आपको $US का दे रखा है। आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर रितेश अज्यूमिंग दैट ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 BAC। तो सबसे पहले एक बात समझिए, इंडिया का बिजनेस का इनकम है 4,85,000 मैंने ले लिया। कंट्री एन से जो इनकम था वो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि DTAA क्या बोलता है कि भाई साहब सोर्स कंट्री में टैक्स लगेगा, तो उस कंट्री में लग गया ना, तो हमारी कंट्री में लेना ही नहीं है, तो इसको मैंने यहां पे ले लिया निल, क्योंकि बेटा मेरी कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां पे जो आपका इंटरेस्ट का इनकम है 9,500, ये तो लेना पड़ेगा, ये टैक्सेबल होगा, बट यहां पे उसका क्रेडिट भी मिलेगा करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां $9,500 में दे रखा है, उसको रुपीस में कन्वर्ट कैसे करें, तो मैंने आपको क्या बताया था पता है वहां पे, वो लास्ट वाला टॉपिक, सैलरी का इनकम, दूसरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तीसरा डिविडेंड का इनकम, कैपिटल गेन एंड नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस। लास्ट महीने की लास्ट डेट का TTBR लो, बाकी सब इनकम में लास्ट डेट ऑफ द ईयर का TTBR लेके इनकम को कन्वर्ट करो। अब एक बात बताओ, यहां सिर्फ इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं दे रखा। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया होता, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया होता, एक बात बताइए, यहां अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया होता तो मैं क्या करता कि जिस महीने की ये इनकम है ना, उसके पिछले महीने का लास्ट डेट का TTBR लेता। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कहां दिया है, यहां तो इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री दे रखा है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर लूंगा। तो मेरा लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर है वो 31 मार्च 2025 है, और इस डेट का रेट 80 रुपीज है, तो क्या करेंगे 9,500 को अपन 80 रुपीज से इंडिया में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक चीज समझना, एग्रीकल्चर इनकम है वो अपन इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, फॉरेन में टैक्सेबल हो नहीं रही, इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, लेकिन इस पे रिबेट नहीं मिलेगा, तो ये आपका टोटल इनकम हो गया। अब इंडिया में टैक्स है वो इतना आ गया। अब एक बात समझना, जो इंडिया में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, सेक्शन 90 का रिबेट लेना है। 90 का रिबेट जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम पे आपने बाहर टैक्स जो भरा है, वो बाहर टैक्स भरा है $950, बाहर जो टैक्स भरा है वो आपने $950 भरा है करके, बाहर जो टैक्स भरा है वो आपने $950 भरा है। अब उस पे इंडिया में आपको रिबेट मिलेगा। अब ये रिबेट कैसे मिलेगा, तो अब एक बात समझिए, सबसे पहले एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया कितना है, तो इंडिया में जो एवरेज टैक्स रेट है वो आपका एवरेज टैक्स रेट है वो इंडिया में 16.798% है, वो आपने एवरेज निकाला। अब फॉरेन में टैक्स रेट कितना है, तो फॉरेन में एक बात बताओ, टैक्स रेट कितना है वो निकालने के लिए यहां पे फॉरेन में कोई टैक्स रेट नहीं दे रखा। अब है ना, यहां पे एक इंस्टीट्यूट ने ये जो है, देखो अब इंस्टीट्यूट का यहां पे दोगलापन है। दोगलापन कैसे है कि यहां पे आपको TDS का रेट सीधा 10% दिया है ना, तो आप यहाँ 10% ले सकते थे ना, यहां पे सीधा आप 10% ले लेते थे करके, ठीक है, 10% ले लेते और 10% से ले लेते, बट उन्होंने यहाँ 10% नहीं लिया। इन्होंने क्या किया कि भाई साहब आपकी इनकम जो है वो इनकम 760 है। अब फॉरेन वाले TDS को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, और फॉरेन में जो टैक्स होता है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं पता है, जब फॉरेन में जो टैक्स भरा, ये FTC रूल में दे रखा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल में दे रखा है। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल क्या बोलता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल क्या बोलता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल क्या बोलता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल क्या बोलता है कि जो फॉरेन में टैक्स भरा है वो जिस महीने में भरा है उसके पिछले महीने की लास्ट डेट का TTBR ले लो। तो यहां पे आपने जो फॉरेन में जो ये टैक्स भरा है, ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये आपके फेब में हुआ है, तो फेब का पिछला मंथ होता है जनवरी, तो जनवरी मंथ का TTBR आता है 78, तो 78 से इन्होंने कन्वर्ट किया टैक्स को। तो अब यहां पे इन्होंने कैसे किया कि जो तुम्हारा 950 का टैक्स था उसको 78 से कन्वर्ट कर दिया, 31 जनवरी की रेट लेके एज पर रूल नंबर 128, एंड इतना तुम्हारा टैक्स आ गया।
अब एक बात समझिए, इतना तुम्हारा टैक्स आया और ये जो टैक्स है आपका, इतना जो टैक्स आया, ये जो टैक्स आया, तो इतना फॉरेन का जो टैक्स है वो फॉरेन में आप टैक्स भर के आए, तो इतना जो टैक्स है 74,100 का, और उस पे इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है 127,665 का, तो दोनों में से जो लोअर होता है उतने का आपने क्रेडिट ले लिया। अब एक बात समझना, आपका डाउट ये हो सकता है कि सर एक बात बताओ, यहां पे सीधा 10% क्यों नहीं ले रहे? सीधा 10% भी तो रेट ले सकते थे, क्योंकि फॉरेन की इनकम पे इंडिया में जो टैक्स लग रहा है, सॉरी फॉरेन की इनकम पे जो फॉरेन में टैक्स लग रहा है वो 10% ले सकते थे ना। बट इन्होंने देखो यहां पे जो है ना वो टैक्स लेके किया है कि भाई साहब टैक्स कितना है, उन्होंने रेट लेके नहीं किया। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसमें शायद उन्होंने रेट लेके किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अब एक बात समझो, यहां पे जो है वो इन्होंने सीधा ले लिया कि $17,000 है, उस पे 3,400 का टैक्स आया था फॉरेन में, सॉरी $25,000 पे। तो यहां पे जो है वो $3,400 है, वो $25,000 पे आया था, यहां पे रेट लेके किया था, और रेट में से लोअर लेके, बट वो सेक्शन 91 था। अब यहां पे एक्चुअली कैसा है, डीटीडब्ल्यूए में बोला क्या है समझने की कोशिश करना, कि डीटीडब्ल्यूए में ये बोला है, डीटीडब्ल्यूए में कि एज पर डीटीडब्ल्यूए बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वाई इंटरेस्ट कैन बी टैक्स इन द बोथ द स्टेट एंड टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल इन द रेसिडेंट स्टेट्स। जो रेसिडेंस वाला स्टेट रहेगा वो इसका क्रेडिट देगा। तो क्रेडिट कितना देगा? जितना आपने फॉरेन में टैक्स भरा और आप इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है, विच एवर इज लोअर। तो यहां पे मेरे हिसाब से इन्होंने जो है, मेरे को इसमें थोड़ा, मेरे को भी टाइम तो मेरे को इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेट लेके करते तो शायद आंसर अलग आता। क्योंकि इंडिया में अगर आप रेट लेके करते तो विच एवर इज लोअर वाला जो रेट आएगा वो तो आपका देखो 16% ये है, और वहां का टैक्स रेट 10% है। तो 10% है, तो अगर आप लोअर वाला रेट लेके करते तो फिर क्या आता? अगर आप रेट लेके करते तो फॉरेन का इनकम का आपका कितना है? फॉरेन का इनकम 7,60,000 है, और अगर आप इस पे 10% की रेट लेके करते, क्योंकि फॉरेन में टैक्स रेट 10% से लग रहा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहां पे आपका 76,000 आ जाता और लोअर वाला 76 आता, राइट। तो ये थोड़ा जो है इसमें डिस्प्यूट है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, टैक्स लिया है कि टैक्स कितना लगा, रेट नहीं निकाला। यहां पे यहां लोअर वाला रेट नहीं लिया, इन्होंने टैक्स लिया है करके, ठीक है, इन्होंने यहां टैक्स लिया है। अब मैंने भी इनसे एक बार पूछा करके, मैंने ये पूछा था इनसे, मेरे को जब तक जहां तक याद है मैंने उनसे पूछा था इंस्टीट्यूट वालों से कि ऐसा क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि रूल नंबर 128 है ना, बेसिकली 128 में रेट का जिक्र नहीं किया, 128 में रेट का जिक्र नहीं किया उन्होंने। 128 जो रूल है ना उसमें टैक्स का जिक्र किया है। अगर मैं आपको इसमें, एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला कि इसमें प्रॉब्लम है सर, रूल में और इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉब्लम है। रूल और इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं अगर आपको रूल जाके पढ़ाऊंगा ना 128, चलो मैं एक बार आपको रूल बताता हूं, और इनकम टैक्स एक्ट में आपका जो ये रूल है, एक सेकेंड, हाँ, इनकम टैक्स रूल्स 128, और जो 128 का रूल अगर आप जाके जब देखोगे ना फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, इसमें दिक्कत है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे निकालते हैं करके, ठीक है, उसमें थोड़ा दिक्कत है। देखना फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे निकालते हैं। हाँ देखो, पॉइंट नंबर 5 पढ़ना अब, रूल का सब पॉइंट नंबर 5 पढ़ना, द क्रेडिट ऑफ फॉरेन टैक्स कैसे लेना है करके, ठीक है, क्रेडिट ऑफ फॉरेन टैक्स कैसे लेना है। अब देखो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है पता है, पॉइंट नंबर 1 समझना, 5 का 1, द क्रेडिट शैल बी द लोअर ऑफ टैक्स पेबल अंडर द एक्ट ऑन सच इनकम एंड फॉरेन टैक्स पेड ऑन सच इनकम। अब एक बात बताओ, ये रूल तो कैसे बोल रहा है पता है, कि आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा, कि क्रेडिट शैल बी द लोअर ऑफ टैक्स पेबल, मतलब टैक्स को कंपेयर करना है कि इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स पेबल अंडर द एक्ट ऑन सच इनकम एंड फॉरेन टैक्स पेड, मतलब जितना भी फॉरेन टैक्स भरा तो टैक्स के अमाउंट से कंपेयर करना है, रेट का लोअर नहीं लेना। इन्होंने लोअर क्या बोला है, द क्रेडिट शैल बी द लोअर ऑफ द टैक्स पेबल अंडर द एक्ट ऑन सच इनकम एंड द टैक्स पेड इन द फॉरेन।
तो भाई साहब यहां पे इन्होंने बोला कि आपको टैक्स को कंपेयर करना है, रेट को कंपेयर नहीं करना। तो इसकी वजह से आप देखोगे यहां पे टैक्स को कंपेयर किया है, यहां पे रूल नंबर 128 के हिसाब से उन्होंने टैक्स को कंपेयर किया है। अब एक बात बताओ, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो ये हो सकता था, टैक्स को कंपेयर कर सकते थे, क्योंकि इंडिया में टैक्स ठीक है, फॉरेन में लेकिन कन्वर्जन का रेट दिया था क्या, कि टैक्स कब पे किया वो। फॉरेन में उसका रेट दिया था, बट फिर 30 अप्रैल का नहीं दिया था ना। देखो इसमें एक गड़बड़ ये थी कि एक बात बताओ, उसमें भी फॉरेन में जो टैक्स भरा उसका डेट तो दिया था, लेकिन जब आप टैक्स भरते हो उसके पिछले महीने की लास्ट डेट का टीटीबीआर लेके कन्वर्ट करते हो। तो एक बात बताओ, यहां 10 मई 2025 को टैक्स भरा, तो अगर आप ये लेते हो कि $3,400, $3,400, और इसको अगर आप कन्वर्ट करते इंडियन करेंसी में, तो आपको 30 अप्रैल का रेट चाहिए, 30 अप्रैल 2025 का, और वो इस क्वेश्चन में दिया नहीं था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में थी, अगर मान लो यहां 30 अप्रैल का रेट दिया होता, तो हम क्या करते कि फॉरेन में जो टैक्स भरा है $3,400, तो वो $3,400 का जो टैक्स भरा है, इसको अपन 30 अप्रैल की रेट लेके और उसको कन्वर्ट करते, वो फॉरेन का टैक्स आता है, और फिर इंडिया का टैक्स, और विच एवर इज लोअर, ऐसा क्रेडिट अपन लेते। उसमें ये एक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, उसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने क्या किया, प्ले कर दिया बढ़िया सा कि भाई साहब एक काम करो, अपन रेट ही ले लेते हैं। तो उसमें जो है वो टैक्स निकाल ही नहीं सकते थे। फॉरेन का जो टैक्स था, फॉरेन का टैक्स इज गिवन, फॉरेन का टैक्स जमा कब कराया वो भी दे रखा है, बट वो रेट नहीं दे रही ना लास्ट महीने की लास्ट डेट की टीटीबीआर, और वो कब की आनी चाहिए, 30 अप्रैल की आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। बट देखो मैं बताऊं ना, रूल 128 को अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आपको पूरा टैक्स ही लेना पड़ेगा, फॉरेन में टैक्स कितना भरा और इंडिया में उस पर टैक्स कितना लग रहा है, विच एवर इज लोअर। चलिए, उसके बाद और किसी क्वेश्चन में डाउट है? अब जैसा है वैसा ये देख लो एक बार। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है। हाँ, अगर खुशी एक बात बताऊं ना, अगर मान लो रेट वगैरह दे रखी है, तो फॉरेन का टैक्स इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके और फिर आपको क्रेडिट लेना है। फॉरेन का टैक्स इंडियन करेंसी, अगर रेट वगैरह दे रखी है, देखो रेट वगैरह बहुत कम क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो अगर वो दे रखी है तो फॉरेन का टैक्स इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके जो फॉरेन का टैक्स है वो, और इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है वो, विच एवर इज लोअर का रिबेट लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 में डिविडेंड इनकम, अच्छा डिविडेंड ग्रॉस क्यों लिया है, तो डिविडेंड जो है वो तो 7,750 ही है ना, इनकम दे रखा है ना, तो डिविडेंड इनकम दे रखा है ना। जो डिविडेंड इनकम दे रखा है, तो इनकम का मतलब तो यही हुआ ना बाबू, डिविडेंड इनकम दे रखा है, तो इनकम का मतलब तो बिफोर टीडीएस हुआ ना। क्वेश्चन 20 में जिसको डाउट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट क्या है सर, एफटीसी कैलकुलेट करते टाइम, यस राइट, फैजल अली सही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में एफटीसी कैलकुलेट करते टाइम 44,500 की जगह जो इंडिया में टैक्सेबल हुआ वो क्यों नहीं लिया। चलो मैं बता दूं मनसा, मैं नोट लिखवा लूंगा, उससे रिलेटेड मैं नोट लिखवा दूंगा, ठीक है। मैं नोट लिखवा लूंगा उससे रिलेटेड, आज ही नोट लिखवा दूंगा यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 21 में इसका डाउट ये है, चलो पहले वो नोट लिख लो, पहले वो नोट लिख लो, फिर ये क्वेश्चन देख लेंगे। पहले वो नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, जो मैं नोट लिखवाने वाला हूं, मैंने बोला ना वो दो क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, ये लिखिए, लिखिए, नोट लिख लीजिए। नॉर्मली एफटीसी, नॉर्मली एफटीसी फॉरेन टैक्स क्रेडिट is calculated by
lower of average tax rate in India and tax rate in foreign. Normally, FTC is calculated by lower of average tax rate in India and tax rate in foreign, and apply this tax rate on doubly tax income. तो आपने क्या लिखा? नॉर्मली एफटीसी इज कैलकुलेटेड by lower of average tax rate in India and tax rate in foreign and apply this tax rate on the doubly tax income. ऐसा होता है. अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में. नेक्स्ट लिखिए, if foreign tax amount is given, and conversion rate is also given, that is TTBR of last month, तो आपने क्या लिखा? इफ फॉरेन टैक्स अमाउंट इज गिवन और कन्वर्जन रेट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज टीटीबीआर ऑफ लास्ट मंथ, देन FTC is tax paid in foreign or tax paid in India on doubly tax income. तो देखिए, बस आप ये एक बार लिख लीजिए तो आपका क्या वो डाउट क्लियर हो जाएगा. नॉर्मली एफटीसी में क्या करते हैं, एवरेज टैक्स रेट इंडिया का कितना है, फॉरेन का कितना है, लोअर ले लो. लेकिन अगर फॉरेन टैक्स का अमाउंट आपको दे रखा है और उसका कन्वर्जन रेट भी दे रखा है, तो फॉरेन में टैक्स कितना भरा वो और उस पे इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है वो, विच एवर इज लोअर है उतने का आप क्रेडिट ले लीजिए. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है. कल का लेक्चर आपका रिकॉर्डेड रहेगा. छोटा सा कोई टॉपिक है वो मैं दे दूंगा, ज्यादा स्ट्रेस वाला नहीं रहेगा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है वो मैं दे दूंगा. बाकी अपना मंडे को लेक्चर रहेगा, फिर संडे को लेक्चर नहीं है. संडे को आपका टेस्ट है. संडे को आपका टेस्ट किस किस टॉपिक का है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. तो संडे का आपका जो टेस्ट रहेगा, दैट इज ऑफ संडे टेस्ट किसके लिए है, आपका टॉपिक 2 है. एक तो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग प्लस आपका DTAA. ट्रांसफर प्राइसिंग एंड DTAA 2 टॉपिक है. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है. जैक एक बार वापस देखना ना क्वेश्चन 21 में डाउट है. एक बार 21 आप वापस देख लो ना, शायद हो सकता है आपसे क्लियर हो जाए इस नोट के बाद. एक बार क्वेश्चन जो है वो एक बार वापस देख लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 21 एक बार आप वापस देख लीजिए, शायद आपका सॉल्व हो जाए. सानू सिंह बार बार यही पूछ रहा है. लेट्स से फर्स्ट टाइम इफ कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहा है एंड वी डोंट नो 1 लाख का एक्सीड होगा या नहीं होगा. हाउएवर बाद में सेम ईयर में अगेन 1 लाख एक्सीड हो गया, तो प्लीज कंफर्म दैट इन दिस केस इक्वलाइजेशन लेवी, सेकंड ट्रांस पेमेंट पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा बट पूरे पे लगेगा. एंड अकॉर्डिंगली फर्स्ट पेमेंट पे नो टैक्स. देखो भाई एक बात बता सानू सिंह, अगर पहली बार फॉर एन एग्जांपल पहली बार जो है वो मान लो 50,000 दिया एंड दूसरी बार जो है वो मान लो फॉर एन एग्जांपल 1 लाख दिया, तो जब दूसरी बार 1 लाख कर रहे हैं पेमेंट फेसबुक को, तो आपको 1.5 लाख पे इक्वलाइजेशन लेवी काटना. इट इज लाइक अ टीडीएस ना यार. आज ही डलवा दूंगा ओपन मोड में. ठीक है, ओपन मोड में दे दूंगा कल का. ठीक है, चलिए डन. तो आज आप क्या रिवाइज करेंगे घर पे जाके, एक तो एनआर टैक्सेशन का जितना पड़ा है वो रिवाइज कर लीजिए, इक्वलाइजेशन लेवी रिवाइज कर लीजिए, और फिर आपको रिवाइज करना है DTAA ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि संडे को उसका एग्जाम है. ठीक है,
अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम से रिलेटेड है, चलो मैं करा देता हूं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। महेश एज 50 ईयर्स इज अ CEO ऑफ द सिल्वर इंडिया लिमिटेड सिंस 1/4/2020 से। हिज इनकम इन इंडिया सो एंड सो। यहां पे कौन कौन सी इनकम दे रखी है? अच्छा, डाउट कहां पे, सीधा उधर ही चलते हैं ना। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द कंट्री ए USD 4500 है। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो आपका 4500 है फॉरेन का। म्युनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव हाउस नॉट अलाउड एज डिडक्टेबल, उस कंट्री में अलाउ नहीं होता है करके, उस कंट्री में अलाउ नहीं होता। अब आपका इंडिया में तो अलाउ होगा, आंसर इज यस, इंडिया में अलाउ होगा। डिविडेंड वगैरह छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। आपका डाउट यहां पे ये है कि सर यहां पे एनुअल वैल्यू आपने USD 450 लिया, यहां पे लेस कर दिया करके 450, मतलब 4500 में से ये आ गया, इतना आपका NAV लेस किया, ये आपका USD इतना आ गया, और इसको आपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, और इसको फिर आपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका इतना इंडियन इनकम आ गया। अब उस कंट्री के साथ आपका DTAA है या नहीं है? उस कंट्री के साथ इंडिया हैज अ DTAA विद कंट्री ए एंड टैक्स पेड इन कंट्री ए इज एलिजिबल फॉर द टैक्स क्रेडिट इन इंडिया। The fiscal year the income tax is the same both in India and country A. Rate of 20% in country A in respect of all the income. Income tax was paid by Mahesh on so and so date for the income of the year ended 31st March in the country. तो इस डेट को आपने जो है वो वहां पे इनकम टैक्स पे किया है। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि सर वहां इनकम टैक्स कितना लगा होगा, तो सीधा आप इनकम टैक्स ही ले लीजिए ना, यहां पे आप इनकम टैक्स ले लीजिए ना। तो इनकम टैक्स आपने वहां पे, तो भाई म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह अलाउ नहीं होते, तो आपने तो कितना पे किया होगा मैं बताऊं। वहां पे टैक्स रेट 20 ये क्या बोलते हैं 4500 है। तो यहां पे अप्रैल का रेट दे रखा है या नहीं दे रखा? दे रखा है ना, 72 रुपया। तो आप क्या करोगे कि $4500 पे आपने 20% की रेट से टैक्स वहां भरा होगा। तो $4500 पे आपने 20% की रेट, मतलब $900 आपने वहां भरा होगा। अब $900 को आप एक काम करिए कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए 72 रुपीज की रेट से। तो 72 रुपीज की रेट से अगर आप $900 को कन्वर्ट करेंगे तो इंडिया में आपका 63,000 टैक्स होगा, मतलब फॉरेन में 63,000 टैक्स भरा। तो 63,000 और इंडिया में जितना उस पर टैक्स लग रहा है विच एवर इज लोअर लेंगे। ऐसा ही किया है क्या? हाँ, मतलब किया तो वैसा ही है उन्होंने। हाँ, ऐसा ही किया तो सही है ना, क्या गलत है उसमें? हाँ, अदर इनकम भी है तो उन सब पे लेके उन्होंने 20% लिया, बट अल्टीमेटली कन्वर्ट 72 से किया ना, तो सही तो किया है, क्या दिक्कत है बेटा इसमें? चलो सर, फॉरेन इनकम, रितिका, फॉरेन इनकम का लॉस ज्यादा है तो उतना टोटल इनकम में सेट ऑफ कम हो रहा है डबली इनकम से, तो उतना माइनस करेंगे या सिर्फ जितना। देखो, फॉरेन इनकम, फॉरेन का लॉस जितना सेट ऑफ हुआ इस साल में उतना लेस करेंगे ना। चलिए डन। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर।